हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप संयोजक यौगिकों के रंग। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट वीडियो है। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर देखिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो पढ़ते हैं कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार यानी सीएफटी के अनुसार संक्रमण धातुओं के संकुल यौगिकों तथा संकुल आयनों में केंद्रीय परमाणु के डी ऑर्बिटल डीजनरेट नहीं होते हैं, अर्थात उनकी एनर्जी होती है वो बराबर नहीं होती है। अधिकांश संकुल यौगिकों व आयनों में केंद्रीय परमाणु की डी सबशेल अपूर्ण होती है तथा उसके डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता रहता है। निम्न स्तर से उच्च स्तर तक संक्रमण में ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा का अवशोषण दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में प्रकाश के रूप में होता है। प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। अब एनसीईआरटी में इसके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन्हें हम समझते हैं। जैसे पहला है TiH2O का होल 6Cl3। ये क्या होता है, कलर्ड होता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। CuSO4.5H2O ये ब्लू कलर का होता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये वाइट में हो जाता है। रूबी Al2O3 ये कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ये रेड कलर का होता है। जैसे TiH2O का होल 6, अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। TiH2O का होल 6Cl3 ये क्या होता है, काउंटर आयन होता है। इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3+। TiH2 का होल 6 3+, यानी टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Ti टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है। तो S में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और D में भी 2 आएंगे, 3D2 4S2। अब टाइटेनियम +3 का कैसे करेंगे, यानी इसमें क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स ने निकाल दिए, तो 2 तो S में से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा, D में से, तो ये बचेगा 3D1। अब क्या होता है, यहाँ पे 6 लेगेंड है, यानी ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, T2G एनर्जी होती है उसकी कम होती है, और Eg की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो T2G को हम लिखेंगे नीचे और Eg को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अब 3D1 में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, T2G में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि वायुमंडल में भी क्या होती है, एनर्जी होती है, और मतलब तो ये क्या वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये किस में चला जाएगा, ईजी में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। अब क्या है, अब ये ईजी से भी क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ये यहीं बना रहे, वहां से ये कहाँ के लिए आएगा, इसकी जैसी एनर्जी कम होगी तो ये T2G में आ जाएगा। तो T2G से Eg में जाना और Eg से T2G में जाना, तो इनके बीच क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये किस रीजन में होती है, विजिबल रीजन में होती है। इसी कारण ये क्या दिखाते हैं, कलर्ड दिखाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी कारण कलर्ड दिखाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब क्या है, एल्यूमिनियम Al+3O2 नेगेटिव, Al+3O2 नेगेटिव। अब ये क्या होता है, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम किसके साथ ये कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम, यानी एक एल्यूमिनियम को हम क्रोमियम से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। इनके बीच में कौन सा ट्रांजिशन होता है, DD ट्रांजिशन होता है। इसीलिए रूबी कैसा कलर दिखाता है, ये रेड कलर दिखाता है। अब पढ़ते हैं धातु कार्बोनिलों में आबंधन यानी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होती है, एक है हेमोलिप्टिक उप सहसंयोजक यौगिक जिनमें केवल कार्बन मोनोऑक्साइड CO अणु लिगेंडों के रूप में उपस्थित होते हैं, धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। हेमोलिप्टिक क्या होते हैं, जिनमें एक ही तरह के लिगेंड होते हैं, जैसे NiCO का होल 4, FeCO का होल 5 और CrCO का
होल 6। यहाँ पे क्या कार्बोनल 4 एक ही प्रकार के लिगेंड हैं यानी CO टाइप के हैं। यहाँ पर क्या है CO5 यानी कि कार्बोनल क्या है यहाँ पे 5 है एक ही प्रकार के। यहाँ पर भी एक ही तरह के CO6। तो NiCO4 को कैसे लिखेंगे? इसका नाम क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकेल जीरो। निकेल जीरो क्यों होगा? क्योंकि कार्बोनल क्या होता है? एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा? 5 कार्बोनल है तो क्या लिखेंगे? पेंटा कार्बोनिल। और इसे क्या लिखेंगे? आयरन 0। इसे भी 0 लिखेंगे क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है कार्बोनिल। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 6 लिगेंड कैसे लिखेंगे? हेक्सा कार्बोनिल यानी 6 कार्बोनिल है तो क्या लिखेंगे? हेक्सा कार्बोनिल। अब ये क्या है? क्रोमियम 0। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? निकेल लिखेंगे बीच में निकेल। और लिगेंड कितने हैं? 4 लिगेंड है तो क्या? 1 2 3 और ये 4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? टेट्राहेड्रल यानी 4 लिगेंड को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। अब FeCO का होल 5 को कैसे लिखेंगे? यानी कितने लिगेंड दे रखे हैं? 5। तो आयरन के 4 और कितने लिगेंड होंगे? 5 लिगेंड होंगे। बीच में क्या लिखेंगे? आयरन। और इसके चारों तरफ क्या लगा देंगे? 5 CO लिगेंड। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका नाम क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी FeCO का होल 5 का क्या नाम होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब CrCO का होल 6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसमें कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। तो क्रोमियम ले लेंगे बीच में और 6 लिगेंड लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्टाहेड्रल। अब क्या होता है? जैसे इसमें क्या था? मेटल सिर्फ एक ही था। अब जिनमें मेटल 2 मेटल दे रखी होती हैं यानी सेम टाइप की 2 मेटल, तो उसे क्या बोलते हैं? हम डायमर बोलते हैं। जब डायमर फॉर्म में हो तो हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? अभी देखते हैं आगे। जैसे ये दे रखा है हमें Mn2CO का होल 10। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 दे रखे हैं। 10 को क्या बोलेंगे हम? डेका। और ये क्या? CO को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। डेका कार्बोनिल। और मैग्नीशियम कितने दे रखे हैं? 2। तो बोलेंगे डाई मैग्नीशियम 0 यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीशियम 0। अब इसे हम सिर्फ एक मैग्नीशियम के साथ जोड़ेंगे तो कितने लिगेंड होंगे? 5। MnCO5 यानी कि एक मेटल पर 5 लिगेंड जुड़ा हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इधर मेटल ले लेंगे एक और एक इधर मेटल ले लेंगे। इन दोनों के बीच में क्या बना देंगे? एक बॉन्ड बना देंगे। अब हमको 5 लिगेंड लगाने एक मेटल पर। तो हमने एक मेटल ये लगाया, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। कितने हो गए? 1 2 3। और एक इधर लगा देंगे 4 और एक इधर 5। यानी एक मेटल पर कितने लिगेंड हो गए? 5 हो गए। ऐसे ही 5 लिगेंड दूसरे मेटल पर लगाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो किसका स्ट्रक्चर हो गया है? Mn2CO का होल 10। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CO2CO का होल 8। इसमें क्या दे रखा है? ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनल है। इसमें क्या होता है? ये ऑक्सीजन होता है, छोटा बनाया जाता है वो जो है। और ये इनके दोनों के बराबर के होते हैं, तो ये होता है कार्बोनल और ये होता है कोबाल्ट। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें 8 लिगेंड लिखे हुए हैं तो कैसे बोलेंगे? ऑक्टा। CO को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। अब ये 2 कोबाल्ट हैं तो क्या लिखेंगे? डाई कोबाल्ट। ऑक्सीजन स्टेट कितना है? 0 है तो 0 लिख देंगे। अब अगर हम इसको एक मेटल मानते हैं तो एक मेटल पे कितने लिगेंड हो जाएंगे? इसके आधे यानी 4। सी ये हो जाएगा कोबाल्ट CO का 4। यानी एक मेटल पर कितने लिगेंड आने चाहिए? 4। तो कैसे लिखेंगे इसे? स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कोबाल्ट एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। अब इन पर कितने लिगेंड लगाने हैं? 4 लगाने हैं। 1 2 3 1 2 3 यानी 6 लिगेंड तो ये हो गए। और एक एक इसका लिगेंड किधर लगा देंगे? बीच में। ये क्या है? म्यूचुअली शेयरिंग में हो जाएगा एक एक लिगेंड। तो हम काउंट कैसे करेंगे? ये 2 लिगेंड बीच में तो ऐसे काउंट करेंगे यानी 1 2 3 4 4 लिगेंड इसके हो गए।
और इसके लिए 1 2 3 4 4 लिगेंड इसके हो गए। तो एक कोबाल्ट पे कितना हो गया 4, और 2 कोबाल्ट पे कितने हो गए टोटल 10 लिगेंड हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं, अब करते हैं हम मेटल कारोनिल। तो मेटल कारोनिल क्या है, क्या पढ़ते हैं हम, मेटल कारोनिल्स। ये क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्ड होते हैं इनमें। सिनर्जिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के आदान प्रदान करते हैं। यानी मान लो एक लिगेंड है और क्या एक मेटल है, लिगेंड मेटल क्या करते हैं आपस में, यानी कि एक साइड से तो लिगेंड देगा और दूसरी साइड से मेटल देगा। सपोज करो कि हमारे घर में कोई कुछ सामान लेने आया, जैसे मान लो किसी का नमक खत्म हो गया, घरों में आते हैं नमक लेने के लिए, तो क्या हमने उसको नमक दे दिया, तो हम उससे भी क्या रखते हैं कि वो भी हम हमारा इधर अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो भी हमको कुछ ना कुछ दे। तभी एक दूसरे के अंदर घरों में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अगर वो हमको नहीं देगा तो हम भी उसे नहीं देंगे, यही होता है हमारे घरों में ज़्यादातर। तो ये क्या है, सिनर्जिक बॉन्ड कहलाते हैं ये, यानी कि सक्रियाशीलता प्रभाव। जैसे मेटल कार्बोनल में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और कार्बोनल में क्या होते हैं, दो तो पाई बॉन्ड होते हैं और एक एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो मेटल में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल। तो कैसे लिखेंगे, इसमें मेटल बनाएंगे और इसमें क्या होता है, एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। यानी इसमें क्या होती है, फिल्ड डी ऑर्बिटल और एम्प्टी डी ऑर्बिटल मेटल के अंदर। और कार्बोनल के अंदर क्या होता है, फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं और कार्बोनल के, और एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं। यानी ये क्या हो गए, यानी कि कार्बोनल पे क्या होता है, दो लॉन पेयर होते हैं, कार्बन पर ऑक्सीजन पर दो दो लॉन पेयर होते हैं। तो ये तो हमने लॉन पेयर ले लिए। और ये क्या होगी इसकी, एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कार्बोनल जो है एम्प्टी डी ऑर्बिटल को क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ से क्या बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटल क्या करता है, अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल को कहाँ, फिल्ड डी ऑर्बिटल से कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या कहता है, यहाँ से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, लिगेंड के लोन पेयर मेटल के रिक्त डी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल और लिगेंड के पाई स्टार ऑर्बिटल एंड एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, ये यानी कि कार्बोनल गिव्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल बाय सिग्मा बॉन्ड। यानी कार्बोनल यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल को कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब आगे लिखेंगे, मेटल फिल्ड डी ऑर्बिटल गिव्स इलेक्ट्रॉन टू एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनल फॉर्म द पाई बॉन्ड। यानी मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल कार्बोनल के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इनके साथ क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं, उप सहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, हम किसका निकालते हैं, Ml4। यानी इसमें एक मेटल है और 4 लिगेंड है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक मेटल लिखते हैं, फिर एक लिगेंड, ये साम्यावस्था का सिंबल होता है, और क्या लिखेंगे, Ml बनेगा। और इसका साम्यावस्था कांस्टेंट क्या बनेगा, K1, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 आएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स को इधर लिखेंगे Ml, फिर इसमें एक लिगेंड जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, Ml2 कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसका साम्यावस्था स्थिरांक क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। अब Ml2 को इधर लिख के फिर इसमें क्या है, एक लिगेंड ऐड करते हैं,
तो क्या बनेगा, ये Ml3 कॉम्प्लेक्स देगा। ये क्या Ml3 कॉम्प्लेक्स दे रहा है। अब Ml3 को इधर लिखते हैं प्लस लिगेंड, तो ये क्या देगा, Ml4 कॉम्प्लेक्स देगा। तो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K4 होगा। तो इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K4। हमने साम्यवस्था चैप्टर में पढ़ा था K1 को कैसे लिखेंगे हम, ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। तो K1 को कैसे लिखेंगे, Ml कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और रिएक्टेंट कहाँ आएंगे, नीचे, यानी Ml/M और L हो जाएगा। ऐसे K2 के लिए प्रोडक्ट ऊपर आएगा Ml2, नीचे क्या आ जाएगा, Ml और लिगेंड L आ जाएगा। जैसे K3 को कैसे लिखेंगे, Ml3, नीचे क्या आएगा, Ml2 और एक लिगेंड आएगा नीचे। K4 को कैसे लिखेंगे, Ml4 और मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कहाँ लिखेंगे, नीचे Ml3L लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन सभी को ऐड करते हैं, यानी इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ऐड ऑल 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, M+4L यानी Ml4। कैसे ऐड करेंगे, देखो इन सभी को ऐड करेंगे तो Ml से Ml कैंसिल हो जाएगा, Ml2 से Ml2 हो जाएगा, Ml3 से Ml3 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, एक मेटल बचा और 4 लिगेंड, 1 2 3 4 लिगेंड हो गए, यानी कि एक मेटल बचा और 4 लिगेंड। इधर क्या बचा, Ml4 हो जाएगा, इसी लिखेंगे Ml4। यहाँ पर K1 K2 K3 क्या है, स्टेप वाइज इक्वेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। इसे हम किससे लिखते हैं, बीटा। बीटा क्या है यहाँ पे, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसे लिखेंगे K1.K2 K3 K4। कैसे लिखेंगे, Ml4 अपॉन ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, L⁴ हो जाएगा। ये क्या है, स्टोकारोमेट्रिक कांस्टेंट होता है, इसे ऊपर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Ml4 अपॉन ML4। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जितना अधिक स्टेबल होगा उसकी वैल्यू के की वैल्यू उतनी अधिक होगी। यहाँ से हम पता लगा लेंगे कि कॉम्प्लेक्स कौन सा कितना अधिक स्टेबल है, यानी जितना अधिक स्टेबल कांस्टेंट होगा बीटा की वैल्यू भी उतनी अधिक ज़्यादा होगी, और K1 की, K2 और K3, यानी जिसका भी ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आखिरी टॉपिक था, ये यहाँ पर समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक न्यू टॉपिक कराएंगे। थैंक यू।